और ये जो कॉलेज है एनएसयूटी, ये जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर आता है और हाईएस्ट पैकेज वगैरह 1 CR के आसपास रहता है। तो मैंने एनएसयूटी के कंप्यूटर साइंस को ज्यादा ऊपर रखा था डीटीयू के कंप्यूटर साइंस से। जो टोटल फीस होगी वो अराउंड 3 to 3.5 lakhs पर एनम चली जाएगी। क्लियर रीजन है कि 85% के आसपास रिजर्वेशन है यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त मधुर का वेलकम करना चाहूँगा। ये अभी मधुर जो है अभी एनएसयूटी में बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और इसने सीएससी ले रखा है विथ एआई। तो थैंक यू मधुर फॉर कमिंग देयर। थैंक यू सो मच रणवीर बुलाने के लिए अपने चैनल पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनएसयूटी का थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बता देना कि क्या डिस्क्रिप्शन है और क्या चीज़ें चल रही है एनएसयूटी के कैंपस के बारे में, वो बता देना थोड़ा। तो पहली बात तो मैं एनएसयूटी से हूँ, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन एआई, और ये दिल्ली का एक बहुत अच्छा जाना माना कॉलेज है और द्वारका एरिया में ये सिचुएटेड। तो इसके आगे मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ का ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, कि मतलब लोग कैसे ज्वाइन करते हैं। जोसा काउंसलिंग जो होती है वो बेसिकली एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई, इन चारों के लिए होती है। और ये जो कॉलेज है एनएसयूटी, ये जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर आता है। बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता है। तो ये जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर आता है। जैक दिल्ली के अंदर बेसिकली प्रॉपर 5 कॉलेजेस आती हैं, जैसे कि डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयूडब्ल्यू जो कि एक वुमेन्स कॉलेज है, और साथ ही में हमारा एक छोटा सा डीएसईयू भी आता है। जब ज्वाइन कर रहे होते बच्चे तो उन्हें एक डाउट होता है कि एनएसयूटी डीटीयू चूज करे या फिर जो एनआईटी वाला टैग मिल रहा है वो ज्वाइन कर ले। तो फ्रैंकली तो मेरे लिए भी टफ डिसीजन था। जब मैं काउंसलिंग कर रहा था तो मुझे जोसा काउंसलिंग की तरफ से और सीसैप काउंसलिंग की तरफ से एट लास्ट मुझे ट्रिपल आईटी ग्वालियर कंप्यूटर साइंस या एनआईटी भोपाल कंप्यूटर साइंस के अराउंड मिल रहा था। मुझे मैंने जैक दिल्ली काउंसलिंग भरा था और उसमें एनएसयूटी कंप्यूटर साइंस मेरा था। बेसिकली इस बेसिस पे डिसाइड किया था कि मैं बहुत हद तक मैं भी इस चीज़ को बहुत मानता था कि एनआईटी का टैग बहुत मैटर करता है, और जो कि करता भी है। एनआईटी इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। पर जब मैंने अपनी कॉलेजेस को कंपेयर करा, एनआईटी भोपाल और एनएसयूटी, एनआईटी भोपाल इज आल्सो वेरी गुड कॉलेज, पर जब मैंने कंपेयर किया लोकेशन वाइज, प्लेसमेंट वाइज, अपॉर्चुनिटीज वाइज, या फिर जो उसका नाम है, ब्रांड नेम है दोनों कॉलेजेस का, उसके वाइज कंपेयर किया, मुझे लगा एनएसयूटी जाना ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए। तो इसलिए मैंने एनएसयूटी को ओवरऑल बेसिस पे चूज करा। और फिर मेरा ये सवाल था कि तूने जैसे डीटीयू को छोड़ के एनएसयूटी में आया, फिर वो उसका क्या सीन था, वो एक्सप्लेन कर देना। कि ज़्यादा क्वेश्चन है, वैसे ही बहुत फेमस क्वेश्चन है डीटीयू वर्सेस एनएसयूटी का। मैंने भी जब काउंसलिंग करी थी तो मुझे भी ये डाउट हुआ था डीटीयू को ऊपर, एनएसयूटी को ऊपर, किसको ऊपर रखूं, किसको ज़्यादा वैल्यू दूं। तो मैं ओवरऑल अपना अगर ऑर्डर बताऊं तो मैंने एनएसयूटी के कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा ऊपर रखा था डीटीयू के कंप्यूटर साइंस से, क्योंकि उस टाइम जब मैंने ये बात सुनी थी कि किस कॉलेज का क्या अच्छा है, मुझे पता चला था कि एनएसयूटी का कोडिंग कल्चर डीटीयू से ज़्यादा अच्छा है, और डीटीयू के जो कोर ब्रांचेस होती हैं मैकेनिकल से लेकर के नीचे, वो ज़्यादा बेटर है। तो जो भी ये कंपटीशन वाली बात है डीटीयू वर्सेस एनएसयूटी, तो ये कुछ खास बड़ा मुद्दा नहीं है, दोनों अच्छे कॉलेजेस हैं। हाँ, एक बात है कि मैंने जो सुना है डीटीयू को लेकर के कि डीटीयू थोड़ा सा ज़्यादा चिल वाला कॉलेज है। अगर आपको थोड़ा सा कॉलेज आकर के ऐसा लग रहा है कि कॉलेज आकर थोड़ा चिल लाइफ चाहिए, ज़्यादा चिल लाइफ चाहिए, तो एनएसयूटी से ज़्यादा चिल कॉलेज आपको डीटीयू मिलेगा सर। तो ये एक कॉमन सवाल रहता है कि ब्रांच वर्सेस कॉलेज का, कि मतलब ब्रांच चूज करे या फिर कॉलेज चूज करे। तो मैं अपने बताऊँ तो मैं तो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा श्योर था कंप्यूटर साइंस को लेकर के, क्योंकि मैं जो भी था जब से जेई वगैरह का स्टार्ट करा था तो मैंने मान के चला था कि मुझे कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाना है। मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था इसी फील्ड को लेकर के, तो इसलिए मैं पर्टिकुलरली बहुत श्योर था। पर हाँ, बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत सारा डाउट होता है। मुझे भी था, एक टाइम पे आ गया था, क्योंकि जब मैंने अपनी काउंसलिंग करी थी तो मैंने चेक करा था डेटा अकॉर्डिंग, तो मुझे इंडिया के अच्छे एनआईटी जैसे कि त्रिची, सूरतकल, वारंगल में मैकेनिकल और सिविल वगैरह, सिविल तो आसानी से मिल जाता है, तो वो सब मिल रहा था जो कि इंडिया के टॉप 3 कॉलेज एनआईटीज हैं। वर्सेस मुझे जो फाइनल में अपना फाइनल ऑर्डर बनाया तो उसके हिसाब से मुझे मनित में भोपाल, एमएनआईटी भोपाल में मुझे सीएससी मिल रहा था, या फिर ट्रिपल आईटी ग्वालियर में मुझे सीएससी मिल रहा था, इंडिया के टॉप कॉलेज को जिसमें थोड़ा लो ब्रांच मिल रहा हो। सारे व्यूअर्स को भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल जाओ, उस चीज को ग्रैस्प करो। आप हो सकता है मैकेनिकल वाले फील्ड में जाकर के बहुत अच्छा पैकेज ग्रैस्प कर सकते हो, आप बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। कंप्यूटर साइंस ऐसा नहीं है कि हमेशा आप कंप्यूटर साइंस लोगे तो इसमें एक्सेल करोगे, उन सब फील्ड में बहुत लोगों का पर्सनल प्रेफरेंस होगा कि उनको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल जा सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कॉलेज नेम के लिए लेते हैं और फिर वहां जाके ब्रांचेस की पढ़ाई करते हैं। जैसे मेरी
कुछ दोस्त हैं जो मैकेनिकल वगैरह लेकर के कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है आप कैपेबल हैं इसके, मेहनत तो लगेगी अच्छी खासी। पर यही बात है, मैं तो पर्सनल प्रेफरेंस पे था कि इसी ब्रांच में ही जाना है, तो ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैकेनिकल ब्रांचेस ले सकते हो और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सकते हो और उसमें भी एक्सेल कर सकते हो। व्यूअर्स का जो जो व्यूअर्स रहते हैं उनका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज का क्या रेशियो रहता है, क्योंकि जनरली हम लोगों ने भी देखा है कि मतलब इंजीनियरिंग में गर्ल्स बहुत कम होती है और बॉयज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो तुम्हारे कॉलेज का क्या सीन है कि मतलब किस रेशियो में बॉयज हैं और किस रेशियो में गर्ल्स हैं? तो इस चीज़ में मैं अपने कॉलेज को बहुत अच्छा मानता हूँ। हमारे कॉलेज में गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो बहुत अच्छा है बाकियों के कंपैरिजन में। बाकी मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक ऑब्जर्व करा है, मैं जहाँ तक सुना था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो बहुत बेकार होता है, गर्ल्स बहुत कम होती है जनरल इंजीनियरिंग। इनफैक्ट मैंने और रणवीर ने पढ़ाई भी साथ करी है एलन से, तो हमने वहाँ भी देखा था अपने बैचेज में। तो 150 के आसपास की अगर स्ट्रेंथ है तो उसमें से मुश्किल से 15 से 20 लड़कियाँ होती थी। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में वैसे भी लड़कियाँ कम ही होती हैं, पर हमारे कॉलेज में ऐसा मैंने सुना भी था पहले से कि अच्छा है, जेंडर रेशियो हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है। सही से आप अगर आपको रुक जाए, यहाँ पे कट कर दियो नहीं। या यहाँ पे क्या क्या बोलूँ मैं, अगर आपको क्या चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए बोलूँ? उसके बाद मेरा अगला सवाल था कि ये क्लब और सोसाइटीज़ वगैरह का क्या सीन है वहाँ पे, कितने क्लब्स हैं, कितने सोसाइटीज़, और उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, कितना टफ होता है ज्वाइन करना? तो सोसाइटीज तो भर के हैं एनएसयूटी में, बहुत सारी सोसाइटीज हैं। अगर कोई बच्चा किसी भी चीज में अपना उसका है, जो पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। हर फील्ड में सोसाइटी है, आप कुछ भी करना चाहो, आपको डांस में इंटरेस्ट है, आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, तो यहाँ बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है। और टेक्निकल मान लो किसी को कोडिंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी खासी सोसाइटीज है। और सोसाइटीज की ज्वाइनिंग प्रोसेस की जहाँ तक बात है, तो जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो काइंड ऑफ प्रोसेस इज सिंपल, पर सिलेक्शन इज नॉट दैट सिंपल। बात करते हैं कि जिम, प्लेग्राउंड, लैब और स्विमिंग पूल और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का? सबसे पहली बात तो स्विमिंग पूल बिल्कुल नहीं है हमारे कॉलेज में, अगर किसी को पता है तो गलत पता है। जहाँ तक बात आई कि जिम की, तो जिम से मैं स्टार्ट करूँगा। जिम हमारे कॉलेज में बहुत डिसेंट है, अच्छा जिम है। अगर आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप मीडियम लेवल पे हो, तो आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सब कुछ मिल जाएगा। और लैब्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो लैब्स एक अच्छाई है, एक बुराई है। 2 पॉइंट में कवर करना चाहूँगा। पहली बात तो लैब्स में जो अच्छाई है वो ये है कि आपको सारे तरह के अप्लायंसेस मिल जाएंगे लैब में जो भी। लेकिन जब मैं बुराई पे आता हूँ, तो बुराई एक ये है कि हमारे कॉलेज में सब कुछ है अवेलेबल, सब कुछ है, पर मेंटेनेंस की एक इशू है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ तो हमारा केमिस्ट्री लैब है, तो वो बहुत ज़्यादा अनमेंटेन्ड है, मेसी है और स्मेल आती रहेगी अंदर। और ये प्लेग्राउंड में क्या क्या स्पोर्ट्स खेलने को मिल जाते हैं? हमारे पास हर तरह के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं। क्रिकेट ग्राउंड है, तो बहुत बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड है। फुटबॉल ग्राउंड है, एक रेसिंग ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक मतलब भागने वाला, और बास्केटबॉल के लिए कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, लॉन टेनिस के लिए कोर्ट है, टेबल टेनिस के लिए भी हमारे पास है। सब कुछ अवेलेबल है हमारे कॉलेज में एक डिसेंट लेवल पे। पर हाँ, मेंटेनेंस का फिर एक इशू आ जाता है कि जब हम स्टार्टिंग में कॉलेज आए थे, तो जैसे क्रिकेट ग्राउंड है, तो उसकी घास बहुत बड़ी थी। और इसके आगे बात करें कि एकेडमिक के प्रोफेसर कैसे, प्रोफेसर्स टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे हैं, अच्छे लेवल के हैं, नॉलेज वाइज बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, बहुत बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स हैं हमारे। अब जहाँ तक मैं बात करूँ प्रोफेसर्स की बिहेवियर की, नेचर की हमारे प्रति, तो मिक्स्ड है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कि बहुत अच्छे भी हैं, बहुत लीनियंट हैं। कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, जैसे कि अगर मान लो 5 मिनट क्लास में घुसने में लेट हो गया, सर के आने के बाद क्लास में घुसने की कोशिश करेंगे, तो फिर इशू क्रिएट कर देते हैं वो। और फिर हॉस्टल लाइफ कैसी है कि मतलब हॉस्टल में बच्चे कैसे हैं, शरारतें या फिर कितना मजा आता है हॉस्टल में, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देना इस। तो हॉस्टल लाइफ तो बहुत अच्छी है। फ्रैंकली स्पीकिंग हॉस्टल्स के बच्चे बहुत मिक्स्ड हैं। आपको जिस नेचर के चाहेंगे उस नेचर के बच्चे मिलेंगे। बहुत स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत फन करेंगे, घूमना फिरना, हर तरह के बच्चे मिल जाएंगे आपको हॉस्टल में। थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा है हॉस्टल की। मैं बात करूँ हॉस्टल मेस मिला के अराउंड 60,000 पर सेमेस्टर है, जो कि थोड़ा ज़्यादा होता है। और जहाँ तक बात करूँ मैं मेस की, 60,000 पर मंथ में से 23,000 के आसपास है मेस चार्ज है वो। और इसके हिसाब से खाना डिसेंट मिलता है, ओके ओके खाना है, कोटा के हिसाब से खाना इज गुड। पर अगर मैं घर की बात करूँ तो घर के हिसाब से तो खाना उतना अच्छा आपको नहीं लगेगा, पर ओके ही है, खाने लायक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ की कनेक्टिविटी कैसे है, ट्रेन से, एरोप्लेन्स वगैरह की क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ से दूसरे जगह पे जाने के लिए, वो एक्सप्लेन कर देना। इस मामले में हमारे कॉलेज के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि दिल्ली है ऑब्वियसली। नॉर्थ गेट से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। बस स्टैंड हमारे जो गेट है उसके जस्ट बाहर से ही है। तो कनेक्टिविटी वाइज कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेट्रो ऑल ओवर दिल्ली को कनेक्ट करता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पास में ही। और बाकी ट्रेन के लिए तो आप जानती हो दिल्ली में बहुत सारे स्टेशन हैं, आनंद विहार हो गया, हजरत निजामुद्दीन हो गया, डीएलएस वगैरह है, ओल्ड दिल्ली है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि एलुमनी नेटवर्क कैसा है और कितना सपोर्ट करते हैं, और तूने क्या एक्सपीरियंस किया है एलुमनी नेटवर्क को लेकर? तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में हूं, तो मैंने कुछ खास यूज तो करा नहीं है एलुमनी नेटवर्क का। पर मैं जहाँ तक सुना है, जहाँ तक सीनियर से पता करा है, तो एलुमनी नेटवर्क हमारे कॉलेज का बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। अमन धतरवाल, श्रद्धा दीदी वगैरह हैं जो जिनको
बहुत लोग जानते होंगे हैं यूट्यूब के जरिए। फिर ईशान गुप्ता एडुकार्ट के हमारे वो थे सीईओ एंड फाउंडर थे, तो वो भी एक फेमस, तो ऐसे अच्छे खासे एलुमनाई नेटवर्क है और अच्छे खासे लोग हैं हमारे कॉलेज। तो उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि लोग आते हैं तो फन टाइम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो कल्चरल फेस्ट, टेक फेस्ट कैसा है वहाँ का? तो हमारे कॉलेज में बेसिकली 2 फेस्ट होते हैं और हर ऑड सेमेस्टर में हमारा जो रेजोनेंस फेस्ट है वो होता है, जो कि एक तरह से छोटा फेस्ट बोल सकते हैं। और हमारे हर इवेंट सेमेस्टर में मोक्षा होता है, जो कि ग्रैंड लेवल फेस्ट है, बहुत पॉपुलर फेस्ट है हमारे कॉलेज का, बहुत मतलब उस चीज़ में बहुत अच्छा नाम है फेस्ट के नाम पे, मोक्षा। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे बच्चे जाते हैं ना, तो नए नए बच्चे जाते हैं तो नशे वाली चीज़ें जैसे सिगरेट या फिर अल्कोहल में पड़ जाते हैं, तो वहाँ का क्या सीन है कि अल्कोहल और सिगरेट का क्या सीन है, और बाकी जो क्या ऑथोरिटी एक्शन लिए जाते हैं अगर वो ऐसे पकड़े जाते हैं इस स्टेट में? फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे हॉस्टल्स में भी ये सब चलता है, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं चलता है, पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं अगर कोई पकड़ा गया। तो ऐसे केसेस हुए भी हैं कि बच्चे पकड़े गए हैं और उनको फिर परमानेंट बैन मिल जाता है हॉस्टल से, फिर वो नहीं आ सकते हैं। पर अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत गंदा माहौल है कि आपको फोर्स किया जाएगा कि करो करो, या फिर ऐसा मिलेगा कि नहीं नहीं तुम तो ये करो तुम तो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही से रहो तो आप सही से रह सकते हो, अगर आप वैसे हो तो आप वैसे भी रह सकते हो। इसी में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि रैगिंग वगैरह का क्या सीन है कि मतलब? रैगिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं, हमारा कॉलेज इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप पकड़े जाते हो, अगर कोई जूनियर आपकी कंप्लेन करता है, अगर कुछ भी खबर आती है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं आपके खिलाफ। और हमारे कॉलेज में सीनियर्स ने एक भी बार किसी भी तरह का कोई ऐसा केस नहीं आया सामने। इस कॉलेज में बिल्कुल भी रैगिंग का कोई भी चलते हैं इसके अगले पॉइंट पे, जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है। प्लेसमेंट अच्छी खासी है, डिसेंट प्लेसमेंट है। वैसे अभी के हिसाब से बताऊँ मैं 2025 जनवरी, तो अभी जैसा है मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, तो ओवरऑल ही प्लेसमेंट थोड़ी डाउन है और हाईएस्ट पैकेज वगैरह 1 CR के आसपास रहता है। मैं जब इस कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर रहा था उस टाइम के हिसाब से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का एवरेज पैकेज अराउंड 20 चल रहा था, IIT वगैरह का 18 के आसपास चल रहा था। एवरेज पैकेज थोड़ा बता देना, मतलब थोड़ा एक रफ फिगर आ जाएगा ना। तो ओवरऑल कॉलेज का जो एवरेज पैकेज होता है वो अराउंड 11 to 12 LPA ही लाई करता है। प्लेसमेंट परसेंटेज कम है हमारे कॉलेज की, तो उस हिसाब से थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखने वाली चीज़ है। उसके बाद हमारा अगला सवाल था कि किस रैंक पे कौन कौन सी ब्रांच मिलेगी, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए बता देना। और जहाँ तक मेरे पास डेटा है 2024 का, तो उसके हिसाब से जो विद इन दिल्ली पिछले साल CSE कट ऑफ था वो अराउंड 9,000 से लेकर 12-15 हज़ार तक गया था। 12-15 हज़ार तक इन द सेंस 12-15 हज़ार तक स्पेशलाइजेशन वेरी कर रही थी। यही सेम चीज़ 7 से 8 हज़ार के बीच में बंद हो गई थी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए। EC की बात करूँ मैं तो विद इन दिल्ली 30,000 तक मिल गया था, ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। और आउटसाइड दिल्ली 12,500 के आसपास तक बंद हो गया था EC डिपार्टमेंट। डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, क्लियर रीजन है कि 85% के आसपास का रिजर्वेशन है यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए। ये तो बढ़िया डेटा बताया तूने, लेकिन मैंने देखा कि मतलब दिल्ली और नॉन दिल्ली वालों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसका तूने क्लियर रीजन बताया कि रिजर्वेशन है वहाँ पे दिल्ली और नॉन दिल्ली वालों में। ऐसा गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का भी रिजर्वेशन का कुछ है क्या वहाँ पे सीन? हाँ, गर्ल्स के लिए भी रिजर्वेशन है यहाँ पे। मेरे को एक्चुअली परसेंटेज डेटा नहीं पता है, पर गर्ल्स के लिए भी रिजर्वेशन है। मतलब आउटसाइड दिल्ली और नॉन दिल्ली करने का मतलब क्या, वहाँ से बोर्ड किया उसी को बोलते हैं ना मतलब? तो मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, विद इन दिल्ली आप तभी माने जाओगे जब आपने 12th की एग्जाम सिर्फ 12th के बेसिस पे बताइए। अगर आपने अपना 12th दिल्ली से दिया है तो आप विद इन दिल्ली हो, अगर आपने अपना 12th दिल्ली में नहीं दिया है तो आप आउटसाइड दिल्ली हो। उसके बाद लास्ट मेरा एक सवाल था कि कॉलेज की फीस क्या होती है, और कुछ बच्चे जैसे लोअर बैकग्राउंड से आते हैं या फिर उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, तो स्कॉलरशिप वगैरह का क्या सीन है वहाँ पे, इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। तो कॉलेज की फीस मैं अपनी बताऊं तो इस टाइम के अकॉर्डिंग जो टोटल फीस होगी वो अराउंड 3 to 3.5 lakhs पर एनम चली जाएगी। दिस इज इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस। हॉस्टल फीस जो है वो है टू बी प्रिसाइज 59,000 पर सेमेस्टर है मेरी हॉस्टल फीस, इंक्लूडिंग मैं चाहिए। और टोटल जो मेरी 1 साल की फीस है वो अराउंड 3 लाख से 3.5 लाख के और आसपास चली जाएगी। और जहाँ तक बात है कि हाँ अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अगर आपकी सैलरी एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम है, तो बिल्कुल स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जो ट्यूशन फीस वगैरह होती है उन पर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट तो क्या बोल रहा हूँ मैं, स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो अच्छा खासा आपके लिए फायदा है। अगर आपको और कुछ डाउट होगा तो आप मधुर भाई को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं इनका जीमेल आईडी पुट इन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख लेना। इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं। और जो भी व्यूअर्स हैं प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें रणवीर को।